तो उस मशीन से हम में से एक ऐसे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो दर्द करने वाली नस के फाइबर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी नस बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। बॉडी का हम नेचुरल नॉन हीलिंग में पड़ा हुआ एक टेंडन या फटा हुआ टेंडन को हम नेचुरली हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूछा गया कि मैम ये पीआरपी का ट्रीटमेंट का इलाज कितना है, आरएफए का कॉस्ट कितना है, ये जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड मैं प्रोसीजर करती हूँ इसका कॉस्ट कितना है। हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं व्यूअर्स क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 3, जिसमें मैं आपके ही पूछे गए सवालों का अपने चैनल पे उनका आंसर करती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम रिप्लाई देते रहूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अलग से अगर हम उसका आंसर दें तो बहुत सारे दर्शकों को फ़ायदा हो सकता है। तो पहले चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक टेल बोन का वीडियो है जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि एक राजकुमार चौहान जी हैं जिन्होंने पूछा है कॉकेक्स की नीचे वाली हड्डी टूट गई है, जल्दी से सही होने के लिए क्या सावधानियां बरतूं। एक और क्वेश्चन है जो पूछा है सेम उन्होंने कि मैं बहुत साल पहले गिर गया था लेकिन अभी भी बैठते समय उस जगह पे दर्द होता है। तो जब आपको यहाँ टेल बोन में चोट लगती है, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो जब आप एक्यूट पेन में हैं कि अभी आप गिरे हैं, 2-4 हफ्ते हुए हैं और दर्द हो रहा है, तो उस दौरान जो सावधानियां बरतनी होती हैं वो ये होता है कि आप सॉफ्ट जगह पर बैठें। एक जो मैंने अपने टेल बोन पेन वीडियो में पिलो दिखाया है जो सेंटर से होल होता है और साइड से फूला हुआ होता है, जिसे डोनट पिलो भी कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। सूजन कम करने वाली दवाइयाँ खा सकते हैं, रेस्ट, और उसके बाद ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस जो वीडियो में दिखाए गए हैं। और जब ये प्रॉब्लम क्रॉनिक बन जाती है, जैसे कि बहुत साल पहले आप गिर गए थे या फिर 1-2 साल पहले गिर गए थे लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा है, या फिर बीच में दर्द नहीं था लेकिन फिर से वापस आ गया है वो उसी जगह पर, तो उस दौरान में हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, पर बहुत ज़्यादा मदद हमें इन चीज़ों से मिलती नहीं है जितना एक्यूट पेन में मिलती है। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है। वो ट्रीटमेंट होता क्या है कि नसों को, जो आपकी दर्द करने वाली नसें, अब जो क्रॉनिक बन गई है प्रॉब्लम, वो नसों की सूजन की वजह से है, वो उसमें हड्डी का रोल नहीं है। तो उन्हीं नसों को, जो दर्द करने वाली नसें हैं, उसमें हम हीट लीजन देते हैं, हीट थेरेपी देते हैं, जिससे वो दर्द करने वाली नसें ख़त्म हो जाती हैं और जो नई नसें आती हैं वो इतनी पेनफुल नहीं होती हैं। और जैसे आरएफए ट्रीटमेंट आपको पूरा आराम दे देता है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं जिससे ये पेन दोबारा नहीं हो। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो गर्दन से आने वाला सर का दर्द है। उस वीडियो में एक सूरज शर्मा हैं, वो पूछ रहे हैं मैडम मेरे पिछले 2 साल से गर्दन में प्रॉब्लम है और गले में दिखने में भी दिक्कत हो रही है और दर्द पीछे से दर्द आगे की तरफ जाता है, भारीपन रहता है, आंखों के पास आ जाता है। और उसी वीडियो में एक दूसरे व्यूअर हैं सुभाष जी, जो उन्होंने पूछा है दिस एग्जैक्टली द पेन आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई हैव शोन टू 100 डॉक्टर्स, नोबडी इज हेल्पिंग मी एंड आई हैव डन MRI NCV टेस्ट, नथिंग इज देयर बट द पेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एक्चुअली यही होता है इस नस के दर्द में, जो यहाँ से आने वाला सर का दर्द है, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी समझाया, ये C1, C2 और C3 इन 3 नसों की वजह से होता है, जो कि हमें MRI में नहीं पता चलती। और इसकी वजह से ये दर्द इतना क्रॉनिक हो जाता है क्योंकि इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती, इसके लिए कोई सर्जरी होती नहीं है, फिजियोथेरेपी भी इसमें मदद नहीं करती क्योंकि ये मसल्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि जब आपका MRI NCV टेस्ट में कुछ नहीं निकल के आ रहा, दैट मीन्स कि वही नसें इन्वॉल्व हैं जो हमें उसमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से उन नसों को डायरेक्टली देखते हैं। ये OPD बेस्ड प्रोसीजर ही है और हम उस नस को बेसिकली खोल देते हैं जो दब रही है इतने टाइम से, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। क्योंकि नसों का ये नेचर होता है कि जहाँ पर भी वो दबती हैं, दर्द सिर्फ वही नहीं होता, वो जहाँ पूरा ट्रैवल करती है, जैसे आपके डिस्क L5 S1 में डिस्क दबती है और पूरी टांग में दर्द होता है, इसी तरह से जब C2 C3 नस दबती है तो दर्द की शुरुआत ज़रूर यहाँ से होती है, लेकिन धीरे धीरे आते आते वो यहाँ तक और फिर और क्रॉनिक में लोगों को आँखों तक भी वो महसूस होती है। तो इसमें उस नस का ट्रीटमेंट करना ही ज़रूरी है। तो इसमें 2 स्टेजेस में प्रोसीजर होता है। एक अल्ट्रासाउंड बेस पे हम यहाँ पे नस को हल्का सा खोल देते हैं जिससे दर्द में आराम आ जाता है, और फिर वो दर्द दोबारा ना आए उसके लिए एक कैथ लैब में हम लोग उन पेन की नसों को ख़त्म करने का प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम RFA होता है। इसी गर्दन से रिलेटेड में एक लखन गुर्जर जी हैं जिन्होंने पूछा हुआ है कि मैम माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स में कैसे पता करें कौन सा दर्द है।
बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि माइग्रेन का दर्द भी ऐसा ही होता है कि एक साइड होता है, आंखों में भारीपन लगता है, लेकिन इसमें एक ग्रॉस फ़र्क ऐसे किया जा सकता है। एक मरीज़ जब उस दर्द को देखता है कि अगर आपको शुरुआत से ही पूरे आधे सर में दर्द है, शुरुआत से ही आपको महीने में 3-4 दिन ऐसे हैं जब दर्द रहता ही रहता है, कई बार वो 4 से 8-10 दिन होते हैं, और दर्द के साथ साथ उल्टी जैसा महसूस होना और 2-3 दिन एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहना और पेन किलर खाए बगैर वो दर्द ना जाना, लेकिन कुछ दिन बीच में सही रहते हैं जब कोई दर्द नहीं होता, तो ये ज़्यादा माइग्रेन की तरफ बताता है। लेकिन जो गर्दन से आने वाला सर का दर्द है वो मोस्टली कांस्टेंट ही रहता है और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे आपकी 10 0 से 10 स्कोर करें तो पहले आपका 4 या 5 रहता था, अब मोस्टली 6 या 7 रहता है और 8 रहता है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक हमारे व्यूअर हैं जिनका नाम लर्न फ्रेंच 8086 से है। उन्होंने बोला प्लीज़ टेल मी द RFA ट्रीटमेंट। तो RFA ट्रीटमेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसमें करते क्या हैं कि जो आपकी पेन करने वाली नसें हैं उससे एक स्पेशल नीडल और एक स्पेशल मशीन होती है जिसका नाम RFA नीडल और RFA मशीन होता है, जिससे इस प्रोसीजर का नाम आया है। उन नसों को, जो दर्द करने वाली नसें हैं, उसमें बिना सर्जरी के जिस स्किन पे लोकल एनेस्थीसिया देके हम उस स्पेशल RFA नीडल से उस डायरेक्टली नस तक पहुंचते हैं। अब वो नस हमें पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड की मदद से या एक्सरे की मदद से। हम डायरेक्टली उस जगह पर जाते हैं, फिर उस RFA मशीन में एक कुछ बटन्स होते हैं जिससे हम आर्टिफिशियली करंट प्रोड्यूस करते हैं, और वो करंट जब आपकी नस को स्टिमुलेट करती है तो आपको दर्द महसूस होता है, और ये दर्द वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो हम एक तो एनाटमी जहाँ आपको दर्द हो रहा है, फिर एक्सरे के अंडर देखते हैं, और फिर RFA मशीन से चेक करते हैं। तो ये 3 चीज़ों के बाद जब हमें पक्का पता चल जाता है जब हम बिल्कुल सही नस में हैं, तो उस मशीन से हम में से एक ऐसे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो दर्द करने वाली नस के फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी नस बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। तो आपको 3 से 4 दिन में ही इसका रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, और आपको दर्द से जितना भी रिलीफ आ सकता है उस प्रोसीजर से, 60%, कईयों को 80%, कईयों को 100%, उस तरह का रिलीफ आ सकता है। और उसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस पर डालते हैं जिससे कि आपका ये दर्द दोबारा वापस नहीं आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उन्होंने पूछा है PRP थेरेपी के वीडियो में कि ये PRP थेरेपी किस तरह के दर्द में मदद कर सकता है और क्या ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। तो PRP थेरेपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इनका ही ब्लड लेके एक स्पेशल मशीन से हम उसे ब्लड अलग करके प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं, और वो प्लेटलेट्स ऐसी जगह पे इंजेक्ट किए जाते हैं जहाँ पे आपको दर्द है। अब PRP क्या नेचुरल थेरेपी है? ये नेचुरल थेरेपी इसलिए है क्योंकि इसमें हम बाहर से कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे। ये पेशेंट का ही ब्लड, उसको प्लेटलेट्स में का पार्ट उसमें से निकाल के वो इंजेक्ट किया जाता है। अब ये मदद कैसे करता है कि जैसे कि आपका टेंडन टियर हो गया है, या नी में कार्टिलेज पतला होने लग पड़ा है, आर्थराइटिस हो गया, या एल्बो में क्रॉनिक पेन है, तो होता क्या है कि जब हमें बॉडी में चोट लगती है तो ये प्लेटलेट्स ही हैं जो उस जगह पर जाके उस जगह को ठीक कर देते हैं। जैसे कि हमें कहीं भी चोट लगती है और आप कुछ भी दवाई ना लें तो वो ठीक हो जाती है। तो ये हमारे बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, प्लेटलेट्स जो ठीक करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जगहें जो क्रॉनिकली नॉन हील्ड रह जाती हैं, तो हम उन्हें नेचुरली ऐसे ठीक कर सकते हैं कि बॉडी का ही आप ही के प्लेटलेट्स लेके हम वहाँ पे आर्टिफिशियली डाल दें। आर्टिफिशियली मतलब बाहर से डाल दें, तो उस जगह को वो नेचुरल हीलिंग कैस्केड जिससे आप वैसे ठीक होते, तो हम वही स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको कुछ दिनों में फ़र्क महसूस होने लगता है। अब क्योंकि ये बॉडी का हम नेचुरल नॉन हीलिंग में पड़ा हुआ एक टेंडन या फटा हुआ टेंडन को हम नेचुरली हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तुरंत इसका रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन जब हम फर्स्ट सिटिंग करते हैं, महीने बाद सेकेंड सिटिंग करते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी हील होती है 50%, 60%, 80% आपको पेन रिलीफ महसूस होने लगता है। और वो पेन रिलीफ आता इसलिए क्योंकि आपके टिश्यूज़ नेचुरली हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में ये कॉमन क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैम ये PRP का ट्रीटमेंट का इलाज कितना है, RFA का कॉस्ट कितना है, ये जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड मैं प्रोसीजर करती हूँ इसका कॉस्ट कितना है। तो ये एक जनरल फिगर देना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज़
ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। पर बिकॉज ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है तो मैं अंदाजे से आपको एक रफ फिगर हम बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर हम नहीं कोट कर सकते, बिकॉज ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है और आपकी डिजीज़ कितनी ज़्यादा सिवियर है। उसी पे डिपेंड करता है कि कितनी सिटिंग्स लगेंगी। जैसे कि आप पीआरपी थेरेपी जब कराने आते हैं तो अगर आपको सिंगल सिटिंग में ठीक होने वाली बीमारी है आपकी, तो आपको यूजुअली 15 से 20 हज़ार तक आपका खर्चा होता है, या 20 से 25 हज़ार मान लीजिए। ऐसे ही अगर आपको 2 से 3 सिटिंग्स चाहिए तो हर सिटिंग में इतना खर्चा आता है। जो आरएफए ट्रीटमेंट है हमारा, वो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल नीडल होती है आरएफए, और मशीन है जो किट है वो सारा आरएफए किट हमें हर मरीज के लिए अलग ही यूज़ होता है। तो इसका खर्चा कम से कम 70 से 80 हज़ार तक होता है। और बाकी जो आप पूछ रहे हैं अल्ट्रासाउंड का खर्चा कितना होता है, एमआरआई का खर्चा कितना होता है, ये तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि आप हेड का एमआरआई करवा रहे हैं, पेट का करवा रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड में भी इसी तरह से अल्ट्रासाउंड गाइडेड जब मैं प्रोसीजर करती हूँ तो मैं ही अल्ट्रासाउंड यूज़ करती हूँ, अल्ट्रासाउंड उस नस को देखने के लिए। तो ऐसे अल्ट्रासाउंड का कोई अलग से खर्चा नहीं होता, लेकिन हाँ जो प्रोसीजर में हमें सामान लग रहा है उसमें 5 से 10 हज़ार या 15 हज़ार तक का खर्चा होता है। बट ये सारी की सारी जैसे जानते हैं कि अब रफ फिगर्स हैं, कुछ अंदाज़ा आपको देने के लिए कि हाँ आप ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो अंदाज़न इतना खर्चा हो सकता है। क्योंकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं, जैसे जोधपुर, मुंबई, इवन बांग्लादेश। अभी एक मस्कट से पेशेंट का मैसेज आया था, वो सब पूछते हैं कि आपका क्लिनिक का एड्रेस क्या है। तो मैं BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी हूँ सिर्फ, और कहीं मेरा क्लिनिक नहीं है। आप दिए गए फ़ोन स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर है उस पर दे के कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट फिज़िकली आ नहीं सकते दिल्ली, उनके लिए वीडियो कंसल्टेशन का भी प्रोविज़न है। आप जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। तो मैं जैसे अब आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही हम वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपके MRI ब्लड रिपोर्ट्स जो आप दिए गए नंबर पे भेज देंगे, फिर उसको रिव्यू करके आपसे बात करके हम एक डिस्कस करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट आपके लिए सफिशिएंट है या आपको कोई प्रोसीजर बेनिफिट कर सकता है। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट आपको बेनिफिट करती है तो दवाइयाँ आपको वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी दी जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर आपको बेनिफिट कर सकता है तो आपको वो डेट दे दी जाती है कि इस डेट को आप एक दिन पहले दिल्ली आएँ प्रोसीजर करा के। और क्योंकि ये सारे प्रोसीजर डे केयर में होते हैं, कोई सर्जरी या एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती इसमें, तो आप अगले ही दिन अपने घर वापस भी जा सकते हैं। कुछ एक्चुअली कमेंट्स सेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। लोग बोलते हैं थैंक यू, आपके वीडियो ने हमें हेल्प किया। आई एम वेरी ग्लैड कि जो लोग नहीं आ सकते फिज़िकली, लेकिन जो एक्सरसाइजेज़ हम डालते हैं और जो सजेशंस हम डालते हैं किसी भी बीमारी को लेके, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आप ऐसे ही हमें इनकरेजमेंट देते रहिए। अगर आपको लगता है कि इस पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी से आपके किसी भी रिलेटिव को फ़ायदा हो सकता है, या आपके कोई मन में डाउट है कि ये बीमारी के बारे में शायद मैंने बात नहीं की, तो आप उस चाहते हैं कि मैं उस बीमारी के बारे में बात करूं, या आपका क्वेश्चन है कि उस बीमारी में पेन मैनेजमेंट ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।